तो गाइस अब तक हमने देखा कि सुकासा को उसकी बहन मिल जाती है और उसकी बहन अभी 6 साल की थी जो पत्थर की पुत बनी थी और सुकासा उसको देखकर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है और वहीं सेंकू उसको ठीक करने के लिए अपना नाइट्रो का स्टाइल उसके ऊपर डालता है। तभी ताइजू पीछे से चीखता हुआ कहता है, रुक जाओ सेंकू, बेवकूफ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या पारू ने अभी कपड़े नहीं पहने? अरे ठीक है, जोड़ के लगी समझा देता, बताने की क्या जरूरत थी, कई बार तो तुम्हारे इस पहलवान जैसे हाथों से मैं पिट जाता हूँ। उधर यूजुरिया उसके लिए एक ड्रेस तैयार कर चुकी थी और अब ड्रेस पहनाने के बाद उसके ऊपर लिक्विड डाला जाता है। लिक्विड की मात्रा काफी कम थी लेकिन हाँ उससे काम बन जाएगा और हम देख पाते हैं कि पारो के मूर्ति से अजीब तरह की रोशनी आ रही थी और वो जैसे ही जगती है अपना हाथ आगे बढ़ा के अपने भाई को गले मिलने को बोलती है और सुकासा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पारो कहती है, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया भैया, मैं कितने सालों से सोई हुई थी। तभी सुकासा हड़बड़ा के कहता है, 6 साल नहीं, तुम आराम से रहो। पारो मुस्कुराने लगती है और आज पहली बार था कि दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर की आंखों में आंसू था, वो भी सिर्फ अपनी छोटी बहन को देख के। तभी सुकासा कहता है, आज के बाद से मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन तभी उस लिक्विड वाली गुफा के अंदर ब्लास्ट होता है जिसके पीछे ह्यूगा का हाथ था और ये ब्लास्ट ऐसा था कि पूरे जंगल को अपने लपेट में ले लिया था। तभी पारो कहते, क्या हुआ भैया, वहाँ पर क्या चल रहा है? तुम बस 1 मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ। सुकासा पारो को ह्यूगा के बहाने छोड़ के जाता है। तभी ह्यूगा गद्दारी करता है और अपना भाला सुकासा के बहन के पेट में मारने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि सुकासा बीच में आता है और अपनी बहन को बचा लेता है और ह्यूगा इतना बेरहम था कि वो उसको नदी में फेंक देता है। सेंकू उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी मार के नीचे फेंक देता है और खुद भी कूद जाता है। वो सब समंदर के एक किनारे पर मिलते हैं। तभी सेंकू कहता है, तुम्हारे ये सब करने की वजह क्या थी, बताओगे? तब ह्यूगा का रिप्लाई सुन लो, सुकासा हमारे साम्राज्य का सबसे ताकतवर बंदा है और जब तक वो रहेगा तब तक टॉप पे मेरा जाना तो मुश्किल है। तभी सेंकू उसके ऊपर पत्थरों की बारिश करता है और बोलता है, एक इंसान गद्दारी करके आगे जाता है तो वो मर्द नहीं कहलाता, हिजरा कहलाता है। और ये सेंकू के बहकावे में था क्योंकि वो उसे पोहलाते हुए अपने लिक्विड से चिड़ियों को जिंदा कर रहा था और ये उसे उलझा के रखता है जब तक सुकासा जग जाता है और वो जगते ही एक पंच मारता है ह्यूगा को। पहले सेंकू ने सुकासा को प्रोटेक्ट किया और सुकासा अब सेंकू को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हुए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सेंकू को इग्नोर करके ह्यूगा सुकासा से फाइट कर रहा है, वो भी जबरदस्त। सेंकू इस बात का फायदा उठाता है और वो ह्यूगा के चारों तरफ बारूद बिछा के उसमें तुरंत ही आग लगा देता है और वो आग ह्यूगा तक कब पहुंचता है पता भी नहीं चलता। लेकिन ह्यूगा भी कम स्मार्ट नहीं था, उसने अपने ही कपड़े से उस आग को बुझा दिया। तभी सेंकू कहता, तुम्हारे इस घमंड को देखना, मैं एक उंगली से मारूंगा तुम्हें। इतना सुनता है ह्यूगा सेंकू के ऊपर अटैक कर देता है और अब सेंकू घायल हो चुका था, सुकासा उसको प्रोटेक्ट कर रहा था लेकिन सीन कुछ ऐसा था कि वो सुकासा के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। तभी सेंकू अपना दिमाग लगाता है, अपने हाथ में बने वायर से उसके पैर को टच कर देता है जिससे उसे करंट लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है और हम देखते हैं कि हमारे टीम का एक और मेंबर आता है और उन सभी को बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर निकलता है विलेज पहुंचने के बाद सुकासा का इलाज किया जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। इधर ताजू और मैग्मा टूटी हुई मूर्तियों को इकट्ठा कर रहे थे और यूजुरिया उसे जोड़ने का काम कर रही थी। जंग टल चुकी है ये सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर सेंकू दिन रात एक कर रहा था सुकासा को बचाने के लिए। सेंकू एक दवाई बना रहा था तभी मेंटलिस्ट पूछता है, क्या तुम सुकासा को बचाने वाले हो? मैं कोई भगवान तो नहीं जो मैं उसे बचा सकूं, मैं तो बस उसके दर्द को कम करने की दवा बना रहा हूँ। तभी सेंकू सुकासा के पास पहुंचता है और बताता है, तुम्हें फिर से ठीक करने का एक ही तरीका है, तुम्हें मरना होगा। मरने का मतलब वो नहीं, तुम्हें वो मरना होगा, मतलब पत्थर की मूर्ति तुम्हें फिर से बनना होगा, क्योंकि पत्थर की मूर्ति बनने के बाद जब तुम वापस से इंसान मरोगे तब तुम्हारा ये ऑर्गन पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। सेंकू ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सुकासा की मंजूरी लेना चाह रहा था। तभी सुकासा कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे यकीन है तुम सब कुछ सही करोगे, बस थोड़ा जल्दी करो, दर्द हो रहा है, मैं भी इंसान ही हूँ। अब सेंको फ्रिज बना चुका था उसे जमाने के लिए और सुकासा के जम जाने के बाद जब वो उसके ऊपर दोबारा लिक्विड डालेगा तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। सुकासा का कॉफिन भी रेडी था और उसमें गैसें आ रही थी ठंडी ठंडी और हम देखते हैं कि सुकासा बर्फ से जमना शुरू हो चुका है और वहाँ पर पारो भी आ जाते हैं और वो वादा करते हैं कि भैया मैं आपका ख्याल रखूंगी। और अब सेंकू निकलता है अपने नए मिशन की ओर जहाँ वो एक हॉट एयर बलून बनाकर अपने आसमान पर भी कब्जा कर चुका था और उसके साथ एक और नया मेंबर जुड़ चुका था जो जहाज चलाने में माहिर था। और इसके आने के बाद गाँव में एक और नया काम शुरू हो चुका था, जहाज बनाने का। गाँव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते लेकिन उसे खाना ढंग का नहीं मिल पाता है। लेकिन आज का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था जिसको देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन इस नए बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो वादा करता है कि अब मैं इस गांव की पूरी गरीबी को मिटा के रहूंगा, मैं एक लालची इंसान हूँ। सुने शंकु, चलो हम दोनों चलते हैं, यानी हम सब चलते हैं तेल की तलाश में। अगली सुबह वो लोग तेल की तलाश में निकलते हैं। साइंस टीम आसमान के ऊपर और आसमान के नीचे दोनों साइड नजर रख रही थी, जिधर छोटा पहरेदार और तेज कान वाला था और आसमान में नया बंदा और शंकु। तभी ये बोलते हैं, अब बताओ तुम लोग यहाँ पर इतने दिन से हो कैसे? इस गाँव में न खाने की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, तुम लोग इतने दिन तक यहाँ सरवाइव कैसे कर गए? हम सब समंदर की मछलियों पर और शिकार पर निर्भर थे, लेकिन अब नहीं रहनी पड़ेगी क्योंकि अब साइंस हमारे साथ है। अरे भूल तो नहीं गए, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया का सबसे लालची इंसान जो बनेगा अमीर और अपने बूढ़े दादियों को अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बना के उसमें से खाना खिलाएगा। और भूलो मत कि मैं तब तक सबसे पैसे वाला भी बन जाऊंगा, मैं तुम सब में पैसे भी बांटूंगा। तभी यूडी देखती है कि वहाँ पर गेहूं की कुछ फसलें लगी हुई है। तभी ये लोग सोचते हैं कि सबसे पहले गेहूं की फसलें लेते हैं और उनका बीज बना
बनाकर हम लोग खेती करेंगे। तभी सेंकू कहता वाह तुम मेरे दिमाग को पढ़ना सीख चुके हो। वो लोग गेहूं के खेत में उतरते हैं। हालांकि वो लोग तेल लेने गए थे लेकिन गेहूं लेना भी जरूरी था। पहलवान हमेशा की तरह अपना काम पूरा कर रही थी। वो लोग गेहूं के बीजों को लेकर गाँव पहुंचते हैं और उसकी कुटाई करते हैं, पिसाई करते हैं, जो भी करो अपना बीज निकाल लेते हैं। इधर ताइजू जो खेतों को खेती करने लायक बना रहा था। हालांकि अकेले नहीं था बल्कि गाँव के पूरे लोग थे। तभी यूजुरिया एक हैट बनाकर लाती है जो सिर्फ उसी बंदे को दिया जाएगा जो अच्छी खेती करेगा। तभी गेनो कहता है इसका हकदार तो मैं ही हूँ। तभी यूजुरिया कहती है ये तो फसल कटाई के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कंपटीशन में गेनो भी था और उससे भी खतरनाक लोग जो एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे थे। हालांकि सब लोग हार कर रात को सो जाते थे क्योंकि इनकी एनर्जी खत्म हो जाती थी, लेकिन वही ताइजू पूरी रात मेहनत करता था। गेनो और यूजुहारा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होती है उसके जोश को देखकर, और उसके जोश की वजह से ठीक 1 महीने बाद ताइजू के खेतों में अच्छे खासे फसल आ चुके थे जो इसकी मेहनत का नतीजा था। लेकिन वही गेनो का खेत पूरी तरह से सूखा पड़ा था। वे रो रहा था, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे वो प्राइस गेहूं नहीं मिला। और ऐसे ही हर सीजन में वहाँ पर खेतियां होने लगी और एक ऐसा टाइम भी आया जब ताइजू वो हैट ले लेता। हालांकि वो बिल्कुल सही इंसान के पास गया था क्योंकि वही उसका हकदार था। ठीक 6 महीने बाद गेहूं पक भी जाता है और कटाई के लिए रेडी भी हो जाता है, उनका ब्रेड बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इस लालची इंसान की वजह से उन ब्रेडों को आज ही बनाया जाएगा जिसके लिए वो अपना फेवरेट शेफ पकड़ के लाता है। देखो इन लोगों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जो तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ये लोग इस गेहूं से एक ऐसा ब्रेड बना रहा है जो 10 महीनों तक कम से कम टिक सके और वो टेस्टी भी होने चाहिए। और ये सवाल पूछता है सेंकू। तभी शेफ बोलती है ठीक है हो जाएगा, लेकिन इतना लंबा समय आखिर क्यों, तुम लोगों का मकसद क्या है। तभी सेंकू कहता देखो हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया के छोड़ में जाना है, मतलब हमें इंसानियत की खोज करनी है या फिर इंसानियत को ठीक करना है। उसके लिए हमारे पास खाना स्टॉक करना जरूरी है क्योंकि हम लोग हमेशा मछलियों पर निर्भर नहीं रख सकते। ठीक है तुम बिल्कुल सही हो, तुम मेरे काम आ सकते हो और मैं तुम्हारे काम आऊंगी। ब्रेड का टेस्ट इतना लाजवाब था कि गांव के पूरे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी छोटा पहरेदार करता है बाप रे ऐसी ब्रेड तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। ये साइंस भी बड़ी कमाल चीज है यार। और अब ये दोनों अपने लैब में बैठ के अपना अगला पड़ाव पार करने वाले थे, यानी कि जहाज से पहले ये लोग कैमरा बना रहे जिसकी शुरुआत शीशे से होती है और ये एक कैमरा नहीं बल्कि अनेक कैमरा बना के लाता है। तभी सब लोग कहते हैं जिसने कैमरे का आविष्कार किया है पहला फोटो उसी का आएगा। सेंकू को पोज लेने के लिए बोला जाता भाई ये तो वही बात हो गई भैंस को बोल रहे हो तुम लोग मीट खाने को। सेंकू अपने अलग अलग पोज दे रहा था, उठ के बैठ गए गंजी बनियान कच्चे पे एक बार फड़ाक में बापड़े अरे इससे अच्छा तो मुझे छक्का जन्म लेना चाहिए था। और अब सब कुछ रेडी था क्योंकि ऊपर से ऑयल खोजने में बोले तो तेल खोजने में बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने कैमरा बनाया और हर एक पहाड़ियों की तस्वीरें ले रहे थे। अरे तुम लोग फोटो वाली पिक को इतनी जल्दी भूल गए, देखो उन लोगों ने कैसा फोटो लिया था। ये है दुनिया के आइंस्टाइन यानी के साइंटिस्ट और ये है छोटा आइंस्टाइन बोले तो सेंकू। सच में इससे ज्यादा बढ़िया पोज तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। इन लोगों के तेल ढूंढने की जोश तो एक दिन के अंदर में ही खत्म हो जाती है। तभी ये लोग एक फोटो में देखते हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा है जहाँ पर कुछ तेल टाइप का है। इतना सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठते और सेंकू फौरन निकलता उसे तेल ढूंढने एक सुअर के साथ और सुअर उसे स्टेप जगह पे पहुंचा देता है और सेंकू उसमें आग जला के चेक करता है और हम देख पाते कि ये एक असली तेल है और हमारा सिविलाइजेशन एक कदम और आगे आ चुका है। और अब उसी तेल को एक बोट में डाला जा रहा था ताकि उसे चला के चेक किया जाए ये सेफ है कि नहीं। कसम से बोट तो काफी मस्त चल रही थी लेकिन वो लोग बीच समंदर में जा पहुंचे थे। तभी उन्हें एक सिग्नल आती है वाह तुम कौन हो। लेकिन ये आदमी कौन था इसका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। क्या ये आदमी वही है जो सिग्नल दे रहा है जिसने इस पूरी दुनिया को पत्थर का बनाया था। लेकिन उतनी खुशी भरे माहौल में ये कोई कैसे कर सकता है, और अगर ये वायरमैन है तो आखिर है कहाँ। तभी ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये बोट से काम नहीं चलने वाला और वो लोग बीच समंदर से वापस अपने विलेज लौट आते हैं। और यहाँ सिग्नल को डिटेक्ट करने वाला एक पावर प्लांट बनाया जा रहा था क्योंकि आखिर वो मैसेज किसका था इसका पता लगाना है तो इन लोगों को अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये लोग सिग्नल को डिटेक्ट करने वाला एक पावर बना रहा था। क्यों कहूँ कि एक नया आविष्कार जो आज के मॉडर्न जमाने में काफी ज्यादा फेमस है। इसका इस्तेमाल या तो साइंटिस्ट करते या फिर पुलिस चोर को ढूंढने में या फिर कुछ नई खोज करने में। और हमारा छोटा पहरेदार इसके सिग्नल को आराम से देख पा रहा था और वो उस झुंड से सीधा निकलता और एक पहाड़ी के पास जा पहुंचता है। ये वही पहाड़ी है जहाँ पर चुंबक का आविष्कार किया था सेंकू ने, जहाँ पर आसमान की बिजलियां आई थी। और ये बंदा रात को उस सिग्नल डिटेक्टर को चुरा कर निकलता है उस गुफा के अंदर आखिर एक मेटल ढूंढने के लिए। तभी उसे एक दरार दिखाई देती है, वो सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे वो उस सिग्नल डिटेक्टर को नीचे डाल देता है और वो वहाँ पर वाइब्रेट करने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पर मेटल्स है और जहाज बनाने के लिए जितनी मेटल्स की जरूरी है वो वहाँ पर मिल गया। हमारा किन्नो बोले तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसने ये चीज सेंकू को दिखाई, सेंकू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो इसकी मेहनत की दाद देता है और तुरंत हमारी भारी भरकम काम करने वाली टीम को बुलाता है और वहाँ से सीधा नीचे की ओर छलांग लगाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर में वहाँ पर मशीनें फिट कर दी गई थी। काम इतना ज्यादा स्पीड हो रहा था कि इसको बहुत ही ज्यादा अपने आप पे गर्व हो रहा था। और ठीक 2 हफ्तों के अंदर अंदर में आयन का इतना ज्यादा ढेर लग गया था जिसको वहाँ पर ही संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तब इन लोगों ने काम को स्पीड करने के लिए रोड बनाए जहाँ पर वो अपना वो गुड़िला गाड़ी है ना वो टैंक वो चलेगा। ये लोग भी सोच में थे कि जहाँ पर एक सड़क को बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं वहाँ हमारी
गुड़िला टीम के साथ साथ ये गुड़िला मैडम, जिन्होंने केवल 7 से 8 घंटे में पूरी कच्ची रोड को तैयार कर दिया। आखिर इसमें एक से बढ़ के एक काम करने वाले जो थे, और हमारा रोड आधे दिन में बनके तैयार हो चुका था और वहाँ पर अब काम शुरू होने वाली थी। और अब हमारा गुरिल्ला ट्रैंक आराम से वहाँ से आ जा सकता है। अब जबकि हमारे पास लोहा आ चुका था, तो लोहे से हमने पटरी बना दी गुफा के अंदर, जिससे हमें आने जाने में और वहाँ से आयन को बाहर निकालने में देर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ हम इंजॉय भी तो करने वाले हैं। तभी सिंकू कहता है भूलो मत ये सब किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाज का काम शुरू हो चुका था और इस बार पूरे गाँव के लोग साथ है, क्योंकि इस बार बहुत ही बड़ा जंग होने वाला है। क्योंकि ये जंग होने वाला है साइंस के साथ और उनके साथ जिन्होंने इस पूरी दुनिया को पत्थर का बनाया। देखो जहाज बनने में 6 महीने लगेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें इस बंदे की कहानी बताता हूँ। दरअसल ये लौंडा एक अमीर बाप का बिगला हुआ, इसका नाम है रियूसी। रियूसी काफी छोटा था, लेकिन इसके अंदर ईगो इतना के पूछो ही मत। इसको एक हफ्ते की पॉकेट मनी केवल और केवल 10 लाख मिलती थी, लेकिन इसमें भी वो काम चला लेता था। हालांकि इसके सपने बहुत बड़े थे। लोग कहते थे तुम्हारे पास सब कुछ है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो दिन रात एक करके अपने स्किल पे काम करता रहा। उसका बाप इतना अमीर था कि एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन फिर भी ये बंदा पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहता था, अपने मन की करना चाहता था। हालांकि 21-22 साल का होते होते अपनी पूरी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीख गया। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है। एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पर कुछ लोग एक सेफ से पूछ रहे थे कि आखिर रियूसी कैसा बंदा है। तभी सेफ का जवाब आता है रियूसी एक अच्छा बंदा है, वो अपने मन की करना चाहता है, वो सारे काम करना चाहता है जो उसे पसंद है। मीटिंग में खड़े सभी लोग देखते रह जाते हैं। और याद रखो ये वही है जो वहाँ पर विलेज में थी। वो अपनी मर्जी से जहाज चलाना चाहता है, जहाज बनाता रहता है, एक डिजाइन नहीं अनेक डिजाइन बनाता रहता है। हालांकि ये लड़की रियूसी की कनीज थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसकी फ्यूचर वाइफ बनेगी। इधर जहाज की मैपिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। आखिर इसे कौन सी दिशा से लेके जाना है, कौन सी दिशा से नहीं, ये सब कंफर्म हो चुका था। जहाज बन के पूरा रेडी हो चुका था और हमारा जहाज समंदर में उतर भी चुका था, भूलो मत। और अब बारी थी उन लोगों को चुने जाने की जो लोग इस जहाज के जरिए जाने वाले उस खोज पे, जो दुनिया के दूसरी तरफ है। उन्होंने ही पूरी दुनिया को पत्थर का बनाया था। तभी यूसी एक एक करके सबका नाम पुकारता है और वो कहता है जैसे मैं सबका नाम लूँ वो तुरंत आ जाए, ठीक है। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन तभी वो एक साथ सबका नाम बोलता तो वो सब आ जाते। लेकिन भाई साहब ये बंदा आगे जाने का नाम नहीं रहता और अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि भाई मेरा नाम ले ले काश। और अफसोस की बात है कि इसका नाम भी ले लिया जाता है, गिनवू। लेकिन ये बोलता है क्या मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, मतलब वहाँ पर मैं कैसे जाऊँ भाई, मैं तो पहरेदार हूँ। तो फिर ठीक है, हम सब तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना और गाँव वालों का भी। जहाज चल चुका था गाँव से काफी दूर। तभी ये जिनू नीचे में छलांग मार देता है पानी में और कहता है मैं भी अपने मन की करूंगा, मैं भी रियूसी की तरह बनूंगा। जहाज काफी दूर था, लेकिन ये बंदा तैरता ही जाता है। तभी सामने से ताइजू आ जाता है उसको मदद करने के लिए और वो उसे बचाकर सीधा बोट पे लेके निकल जाता है, बोले तो जहाज पे। और अब होगा हमारा यहाँ से उस इंसान को ढूंढने का दौर शुरू जिसने इस पूरी दुनिया को